नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई टेक्स्ट पेपर नंबर 4 जो कि यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग देखोगे आज का सेशन बिल्कुल बहुत अच्छा होने वाला। मॉडरेट पेपर है, यानी बहुत इजी नहीं है। जैसे क्वेश्चंस इस बार आए थे वैसे सेम क्वेश्चंस आज लेके आए हैं। तो भाई जल्दी सभी लोग जुड़ जाए और अपने आप को इवेल्युएट करिए भाई कि कितने क्वेश्चंस आज जो है 20 में आपके कितने मार्क्स आते हैं। तो अभी देखिए जब तक पेपर नहीं हो रहा ना, अब 6 महीने तक यूजी ने टाइम दिया था, हो सकता है कंफर्म है चुनाव के बाद पेपर तुरंत करवाएं। चुनाव के पहले तो पॉसिबल नहीं है, बाद में कंफर्म पेपर होगा ही होगा। तब तक अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लीजिए कि भाई कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, यानी रिटन एग्जामिनेशन में तो फेल होना ही नहीं है। हाँ, फिजिकल वगैरह में जो है वो तो आप कर ही रहे हैं, हमें पता, पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिसको पता कि हम फिजिकल निकाल ले रहे हैं वही जो है प्रिपरेशन किसकी कर रहा होगा, कंपटीशन की कर रहा होगा, यानी रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा होगा। तो फिलहाल बिना डिले किए हुए हम लोग सॉल्व करते हैं यूपी पुलिस का टेक्स्ट पेपर नंबर 4। चलिए ध्यान समझिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ध्यान समझिए। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन को आप पहचानिए। इसके पहले वाले टेक्स्ट पेपर में भी हमने सेम यही क्वेश्चन सॉल्व कराया था। कह रहा भाई सुरभि 75% अपनी आय का खर्च करती है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, बचत 1 घट जाती है, उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी आपको पता है किसी की आय इक्वल टू क्या होगा, यानी किसी का इनकम इक्वल टू क्या होगा, उसका खर्च यानी एक्सपेंडिचर और प्लस उसका सेविंग, ये सबको क्लियर है। अच्छा, परसेंटेज में अगर आपसे बोल दिया जाए भाई कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, तो आप कहोगे सर यस 60 खर्च करेगा यानी 40 सेव करेगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है, इसका मतलब हुआ कि 70% वो खर्च करता है ना। तो वैसे यहां पे देखो स्टेटमेंट आप पहले बेसिक से करोगे तो कह रहा अपनी आय का 75 खर्च करता है, तो यहां से आपको कंफर्म हो जाएगा इनकम, एक्सपेंडिचर और क्या भाई सेविंग, यानी स्टार्टिंग में रेशियो के फॉर्म में क्या रहा होगा। अगर अपनी आय का 75 एक्सपेंड किया यानी 100 में 75 रुपए खर्च कर दिया, कितना सेव किया 25 रुपए। ये किसकी बात की जा रही, इनिशियली, यानी स्टार्टिंग में 100 रुपए उसका इनकम था और उसने 75% यानी 75 खर्च कर दिया और उसका 25% यानी 25 रुपए बचत हुई। यदि उसकी आय 20 बढ़ जाती है, यानी अब उसकी फाइनल इनकम पहले 100 थी, 20% इंक्रीज कर दें। आफ्टर 20% इंक्रीज करने के बाद न्यू इनकम कितनी होगी भाई, यानी 20% बढ़ाओगे 100 को 120 रुपए हुई। वाह। अच्छा, और कह रहा उसकी बचत 1% घट जाती है। बचत कितनी भाई 25 रुपए, 25 का 1%, ध्यान दीजिएगा 25 का 1% अगर निकालते हो तो कितना हुआ 0.25 घट जाती है, यानी 25 थी और इसका 1% घटने का मतलब हुआ कि कितना हुई, यानी 0.25 घटना। आप बताओ 25 में से 0.25 घटाओगे तो कहोगे 24.75 उसकी नई क्या हो जाएगी, नई सेविंग्स हो जाएगी, नई बचत हो जाएगी। कहोगे अच्छा, अब नई आय यानी 120 रुपए क्या है, उसकी नई इनकम है। अब नया जो है बचत उसका 24.75% है, यानी इतने रुपए है। तो खर्च कितना है घटा दो भाई, आपको पता अगर इसमें से घटाओगे, याद करिए यहां से, यानी 0.25 तो ये आ ही जाएगा क्योंकि 00 होगा तो घटेगा। कहोगे अच्छा यहां से आप समझिएगा, जैसे यानी अगर आप 25 पहले कम कर दो, 120 में से अगर आप 25 कम करते हो, 25 कम करते हो तो कितना आएगा, कहोगे सर 95 आएगा ना। 25 कम करेंगे तो 95 आएगा, ठीक। 25 कम किया 95 आया और उसमें से 0.75 और कम करना है ना। और ये 25 नहीं 24.75 है, ध्यान दीजिएगा। 24 कम करो या 0.7 और कम कर दो, और चाहे 25 कम करो, 25 कम किया इसका मतलब 0.75 ज्यादा कम किया ना। तो बताइए कितना आएगा, कहोगे कुछ नहीं करना है तो 95 पॉइंट हो जाएगा ना। कहोगे हाँ सर कोई इशू नहीं, 95.25 हो जाएगा, 95.25। देखो इसमें 4.25 ऐड करोगे तो इतना हो जाएगा, तो बिल्कुल इतना। किसी को कंफ्यूजन है, नो सर। आप बताओ पहले एक्सपेंडिचर कितना था 75, बाद में कितना हुआ 95.25। एक्सपेंडिचर में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई ये पूछा जा रहा है। तो आप कहोगे परसेंटेज इंक्रीज का मतलब 75 से 95 दशमलव इतना हो गया, 20.25 बढ़ा है सर। कितना 20.25 बढ़ गया एक्सपेंडिचर, पहले 75 था 95.25 हो गया। तो किससे, यानी 75 से इंटू 100 से गुणा कर दोगे तो सॉल्व कर दोगे।
25 तिया 75, 25 चौका 100 ना, यहां से करोगे चाहे 25 चौका 100, 20 चौक 80 और 81/3 का मतलब कितना 27% एग्जैक्ट आंसर आएगा, नो डेसिमल्स, यानी 27% इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई कंफ्यूजन है? सर नो कंफ्यूजन एट ऑल, यानी आप लोग बेसिक से कर लोगे। रेशियो से भी था लेकिन ये आसान है, जब इजी है तो कोई इशू नहीं भाई। पहले खर्च करता था, बचाता कितना, इनकम कितनी थी हमने मान लिया। अब इनकम को बढ़ाया, सेविंग कम किया, तो भाई नई सेविंग आ गई। नई सेविंग और नई आय में से नई सेविंग घटाओगे तो नया खर्च आ जाएगा, और जो पुराना खर्च था उससे अब जो खर्च आया उसमें कितने % की वृद्धि है तो आपको बताना है। कहोगे यस सर बिल्कुल सही है, बेसिक से आप बता सकते हो। इसको बताइए क्वेश्चन नंबर 2। वाह, एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने 12% कम में खरीदा होता तो 9 रुपए कम में बेचा होता तो 27% लाभ होता वस्तु की लागत मूल्य। ये कंडीशनल क्वेश्चन है भाई, इतना किया होता तो इतना होता, तो ठीक है पहले जो किस पर किया होता वो देखो। लेट यानी माना वस्तु का क्रय मूल्य सीपी ऑफ द आर्टिकल इज 100 रुपए, या रेशियो में जो भी आपको मानना है, 100 रुपए मान लो या 100x मान लो, जो इजी लगे आपको, 100% मानो चाहे 100x मानो। कहोगे अच्छा व्यक्ति 12% के लाभ पर बेचता, आप बताओ खरीदा इतने में है, और अगर इसे 12% प्रॉफिट पर बेचाएंगे, यानी 100 पर 12%, 12 हुआ, यानी 112x में बेच देगा। जैसे पहले आप क्या लगाते थे, पहले आप % लगाते थे, वैसे हमने x लगा दिया जिससे आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हो। कहोगे यस सर। अब आपको कह रहा है सर इस अगर 12 रुपए कम में खरीदा होता, यानी पहले इतने में खरीदा था और अब अगर 12% कम में खरीदा, इसका मतलब अब नई सीपी उसका नई सीपी क्रय मूल्य 88x होता। मान लो पहले कितना था, पहले सर 100 था, 12 कम करेंगे 88 होगा। अब कहोगे यस सर। और इसे 9 रुपए कम में बेचा होता, पहले जितने में बेच रहा था भाई इसमें 9 रुपए और कम कर दो, यानी अब नया सेलिंग प्राइस 112x माइनस का 9 रुपए, इसमें घटेगा नहीं क्योंकि वेरिएबल और वैल्यू है, तो उससे 27 का लाभ होता। 27 का लाभ किस पर होगा भैया, इस पर, यानी अब 28 में खरीद रहा है, 112x माइनस 9 में बेच रहा है, तो 27 का लाभ होता। आप बताओ अगर ये खरीदने में खरीदते हैं 27 का लाभ होगा तो 127/100 से गुणा कर दोगे, इतने में बेचेंगे, और कितने में बेचेंगे पहले से गिवन है। तो 88x को अगर 27 के लाभ पर बेचे तो कितने में बेचेंगे ये निकालना आपको, बता दोगे सर, कोई इश्यू थोड़ी है। यहां से कितना होगा सर, ध्यान दीजिएगा, अगर डिविजिबल हो रहा तो डिवाइड करो, नहीं हो रहा है तो भैया डेसिमल में कन्वर्ट करके बताओ। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हो गया हमें लगता है। देखो क्या करोगे, देखो यहां से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहां से 4 से भैया 25 से भाग करना है, यानी 22 से यहां गोया करके 25 से भाग करो, और कोई आपके पास वो नहीं बचा, तो 22 सत्ते कितना हुआ, अब आपके ऊपर है ना। यहाँ पे चाहे 2 इंटू इसको 11 कर दो, 11 से करोगे 7, 7 2 9 ना, और 2 1 7, 7 2 9, 2 1 3 ना, 7 7 2 9, 2 1 3, और फिर कितना हुआ 2 1 3 1, इतना हुआ, मल्टीप्लाइड बाई कितना 214, 200। अभी ये तो करना पड़ेगा भाई, पूरा मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई के 25 भाग करो, 214, दोनों 18, 1 19, 2 3 6 7, 2 3 6, 2 1 2 भैया, ठीक है ना, डिवाइड बाई 25। कहोगे 25 1 25, 1 26, 0 बढ़ाओगे, 25 7 175 ना, और कितना बचा 4 ना, 154, 44, 25 1 25, ध्यान देगा, 25 1 25, ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है भाई, 12% कम में खरीदा, इसे 9 रुपए लाभ पर बेचता। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल हम पूरा सॉल्व ना करें, क्यों कंफ्यूजन करें। देखो एक ही ध्यान दो, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 88x को 127/100 से गुणा करोगे, नया सेलिंग प्राइस, जो नया सेलिंग प्राइस आएगा वो पहले सेलिंग प्राइस और नए सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 9 रुपए होगा, क्योंकि ये 88 को 27 के लाभ पर बेचोगे, चाहे इसको करो और चाहे ऐसे कर दो ना। देखो ये हम कह रहे हैं, क्यों इतना कैलकुलेशन टफ हो गई भाई, 88 में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 112x माइनस 9 में, नई सेलिंग प्राइस ये हुआ और नई कॉस्ट प्राइस ये हुआ, 27% लाभ हुआ। तो चाहे आप यही तो कह रहे हैं हम 127/100 से गुणा कर दोगे, ठीक है। अब ये पूरा मल्टीप्लाई करके माइनस करो, x की वैल्यू निकालो, तो वही, और क्या कह रहा, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, यानी 100x की वैल्यू निकालो। तो 100x की वैल्यू निकालने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, टफ जो कि है।
अब ये आप लोग ऊपर है कैसे सॉल्व करते हो। चलो फिलहाल 100 यहाँ गुणा कर दो तो ये इधर आ जाएगा, मतलब ये इसके बराबर कर दोगे ना, तो दोनों में गुणा होगा तो क्या होगा भाई, कैलकुलेशन करो। 100 यहाँ 27 यहाँ, और 8 सते 56, 6 हुआ, ये करोगे 5, 8 सते 56, 8 दूनी 16, 56 और 16 कितना हुआ भाई, 6 6 12 और 5 1 6 7 72। कहोगे सर 72 और 5 कितना, 77, 7 कैरी कितना 7, और फिर 8 दूनी 16, 8 1 कम 8 24, 24 और 7 कितना हुआ 31, 1 3, और 8 1 कम 8 3 कितना, 8 3 11। अब भाई सॉल्व कैलकुलेशन करना, आपको कैलकुलेशन में कोई वो नहीं है। ये 900 इधर आएगा, इसमें घट जाएगा, मतलब ये ध्यान दीजिएगा, ये इधर 100 से यहाँ गुणा हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ना, मतलब 11200 x माइनस ये वाला, ये इसके साथ था ना 11,176, 11,176, इसका x ये क्या हो जाएगा भाई 4 हुआ, और ये कितना 9 में से 7 गया 2 हुआ, और यहाँ पे 1 से 1 गया 0 हुआ, और ना 1 से 1 गया 0, 11,176 और 12 11,200, मतलब 24 हो गया। ध्यान दीजिएगा 24 इक्वल टू कितना 900, ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू कितना 900 बटा 24, इसलिए 100 की वैल्यू 100 से और गुणा कर दोगे, कितना हुआ देखो 4 से 4 6 24, 4 यहाँ 25, 3 दुनाई 6, 3 53 और 300, 300 यानी 150, 3750 कहीं है, हाँ ये तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो गया, थोड़ा टफ कैलकुलेशन है दूसरा, लेकिन आएगा तो है ही है। हमने क्या किया, न्यू सीपी था, इस पर 27 के प्रॉफिट पर 127 बटा 100 से गुणा कर दो, न्यू सेलिंग प्राइस जो इसके बराबर होगा, और चाहे 127 से हम मल्टीप्लाई कर दो, 100 से इन दोनों में कर दो, एक्स की वैल्यू निकालो, फिर 100 निकाल लोगे ओरिजिनल सीपी जो कि 3750 आ जाएगा। टफ हो जा रहा ना, क्योंकि हाँ सर आज का कैलकुलेटिव है क्वेश्चन। चलो इसको देखो, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 क्रमिक छूट प्रत्येक x% देने के बाद कुल छूट इतना रुपए है। तो यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 है तो x का मान होगा। याद करिए क्या करा, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 क्रमिक छूट प्रत्येक x%, यानी x% यहां डिस्काउंट दिया गया और x% यहां डिस्काउंट दिया गया। तो अब कह रहा है अंकित मूल्य कितना है, 720 रुपए है, 720 रुपए है, और यह भी कि यदि वस्तु और कुल छूट इतना रुपए है ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इतना, द टोटल डिस्काउंट फॉर गिविंग सक्सेसिव डिस्काउंट x% ईच ऑफ द मार्क प्राइस एंड आर्टिकल रुपीज इतना, यानी टोटल डिस्काउंट कितना दिया गया भाई 259.20। आप बताओ, यानी प्रत्येक बराबर डिस्काउंट दिया गया और टोटल कितना 259.20 का डिस्काउंट दिया गया। आप एक बार ऑप्शन की हेल्प लो, देखो अगर हम बोल दें ओवरऑल, ध्यान दीजिएगा ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट यानी प्रतिशत छूट कितना है, यानी 259, ध्यान दो 259.20 का डिस्काउंट दिया अपॉन किस पर, 720 पर गुणे 100, ये तो करोगे हाँ सर, 100 से कट गया, 2 जीरो हट गया, 1 जीरो 0 कट गया। सर आगे सॉल्व करिए कितना होगा सर, 9 से अगर एग्जैक्टली वैल्यू आएगी तो डेसिमल तो आएगा ना, कहोगे या हाँ 8 से कर दो, तो 9 से कर दे, 9 8 72, 9 दूनी 18 7, 9 8 72, 9 8 72, कहोगे सर 8 3 24, 8 3 24, 8 6 48, यानी ओवरऑल 36% का डिस्काउंट दिया। मतलब पहला डिस्काउंट और दूसरा डिस्काउंट का नेट इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना, इतना है। तो अब 36% ओवरऑल डिस्काउंट दिया, नेट डिस्काउंट दिया। अब नेट डिस्काउंट फॉर्मूला, अब यहां से देखो 18 तो होगा नहीं, पहली बात 18 नहीं होगा, 20 यही हुआ ना, 8 3 24, 8 6 48 ना, 24 4 8 6 48, सही है भाई, हाँ हाँ। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना भाई, आप देखो 8, हाँ सही हो सकता, देखो कैसे, परसेंटेज नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई पर 100, यानी दोनों बराबर है। हम क्या रख दें, अगर मान लो 20 रखते हैं, 20 ये माइनस 20 इंटू 20 इंटू 20, हाँ बिल्कुल सही है, यानी कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यानी x बराबर अगर 20 होगा तो x बराबर 20, 20 पर 20 दोगे तब ओवरऑल नेट डिस्काउंट इतना आएगा 36%। यानी वैसे भी देखिए 20 यहां देंगे तो मान लो 80 में
तो 80 को फिर 20 देंगे तो यानी 16 का, यानी इसका मतलब 64 बेचेंगे, इसका मतलब 36 का डिस्काउंट। हाँ बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। और यह 36% ओवरऑल आ गई, तो इसका मतलब x प्लस वाई माइनस एक्स वाई की वैल्यू कितना होगा, 36 आना चाहिए। अब x और y दोनों सेम है तो x की वैल्यू क्या रखें, अगर 18 रखेंगे 18 प्लस 18 माइनस 18 इंटू 18 नहीं आएगा, 20 रखेंगे 20 प्लस 20 40 और माइनस 20 इंटू 20 बाई 100 का मतलब 36 आ गया। इसका मतलब 20% इज द करेक्ट आंसर, x की दो वैल्यू आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन भाई, आपको ऑप्शन की हेल्प लेना पड़ेगा। वेरी गुड। इसको देखोगे, आपको ये समझना है भाई, हमने क्या बताया था, कंफ्यूजन सिर्फ होता है और डिवाइड ऑफ में, यानी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करते हैं। वार्ड मास में आपको बहुत बार बताया था ना कि ये तरीका फॉलो करते हैं, तो और डिवाइड MAS ये फॉलो करते हैं, यानी ऑफ का मतलब इनटू पहले, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन बाद में, ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे पता है। कहने का मतलब ऑफ का मतलब इनटू पहले, उसके बाद डिवाइड को मल्टीप्लाई में करोगे, फिर एड और सब्सट्रैक्ट करोगे। तो पहले ऑफ का बहुत वैल्यू होती है, यानी ये अगर ध्यान से आप देखो, ठीक है, दोनों एक ही लिखा ना, इसको अगर ध्यान से देखते हो, पहले ऑफ कहां लगा उसे ऐसे कैटेगराइज नहीं करोगे गलती हो जाएगी, ध्यान समझिएगा। जहां भी ऑफ लगा पहले उसको कैटेगराइज करो, नहीं तो पक्का गलत होगा। मतलब आप करोगे 2 इंटू, अभी हमने कुछ नहीं किया, देखो 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 ऑफ 3 का मतलब 2 तिहाई 6 इंटू 2 डिवाइड, अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और ऑफ कर रहे, 4 प्लस 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 ऑफ 4 का मतलब 16 माइनस 4 डिवाइड 4 इंटू 4 इक्वेशन। बताइए कोई कंफ्यूजन है? अभी हमने सिर्फ क्या किया, जहां पर क्या था ऑफ था उनको इंटू में करके उसकी वैल्यू, यानी 2 तिहाई 6 यहां लिख दिया और यहां पे 4 चौक 16 यहां लिख दिया, बाकी सब वैसे है। अब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, यानी अब ये पता है ब्रैकेट वाला एक साथ सॉल्व करो, अब कोई इशू है नहीं। ब्रैकेट में 4, ये देखो यहां से ध्यान दो, डिवाइड को इंटू में करोगे 4 प्लस 4 इंटू 4 डिवाइड को इंटू में करो 1/16 माइनस 4 डिवाइड का मतलब इंटू 1/4 ना, इंटू 4। ध्यान समझिए, अब कोई इशू नहीं है। देखो 4 चौक 16, 16 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, यहां से देखो 4 और 1, यहां 4 प्लस 1 माइनस 4, तो कितना हुआ भाई 1 हुआ, पूरे ब्रैकेट का आंसर 1 आ गया। तो 2 इंटू 3 यहां से डिवाइड इंटू 1/6 और इंटू 2 है ना, इंटू 2 डिवाइड 1 है, यानी 1 है तो 1 बाई मल्टीप्लाई करोगे 1/1, कोई फर्क पड़ेगा नहीं इतना ना, तो कहोगे हाँ सर। अब ध्यान ही देना, 2 तिहाई 6 6 कट गया, यानी सिर्फ क्या बचा, 2 बच गया, यानी 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 बिल्कुल सही है। ध्यान समझ में आया क्या कर रहे हैं भाई, पहले ऑफ का मतलब इंटू पहले सॉल्व कर लिया, फिर डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लिया, फिर लास्ट में एडिशन सब्सट्रैक्शन सॉल्व किया, बिल्कुल आसानी से आंसर आ जाएगा। इसको देखो 5वां, स्थिर जल में एक नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर इतना है, 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गोज एंड रिटर्न द स्टार्टिंग पॉइंट इन 3 आवर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ वाटर। देखो ध्यान समझिएगा, आपको ये कह रहा है कि भाई यानी स्थिर एक्स की वैल्यू कितना है, 9 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। यह अनुप्रवाह यानी 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाती है और इतना ही 12 किलोमीटर वापस आती है, जाने और आने में उसे 3 घंटे लगते हैं। कहोगे अच्छा सर, और आपको बताना धारा की चाल यानी वाई की वैल्यू ना, यानी वाई धारा की चाल स्ट्रीम की स्पीड बताना है। याद करिए आपको हमने क्या बताया था, यानी 12 किलोमीटर जाएगी डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, शांत जल में यानी 9, और धारा की चाल नहीं पता है वाई मान लिया, प्लस यही 12 किलोमीटर वापस आएगी कितना, किस अप स्ट्रीम में चाल कितनी हो जाएगी, शांत जल में 9, धारा की चाल घटी होगी, इक्वल टू कितना 3। ये इक्वेशन बन जाएगा। ये सॉल्व करोगे टफ हो जाएगा, तो इसका अच्छा तरीका क्या बताया था भाई, 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाएगी, 12 अप स्ट्रीम में वापस आएगी, टोटल जाने और आने में टाइम आपको गिवन है, तो वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। कहोगे हाँ सर, कैसे निकालोगे भाई, तो या तो ऑप्शन से पुट कर लो, जैसे हम y इक्वल टू 3 मानते हैं, तो अगर हमने 3 माना तो 9 3 12, तो 12 डिवाइड बाई 12 1 घंटे, यहां 9 माइनस 3 6, तो 12 डिवाइड बाई 6 2 घंटे, क्या 3 घंटे आ रहा, बिल्कुल। यानी अगर आप y की वैल्यू 3 लेट कर लेते हो,
अगर ये y बराबर 3 मान लेते हो, देखो 9 + 3 12 डिवाइड बाई 12 1 घंटे, और 9 - 6 9 - 3 6 6 डिवाइड बाई 2 घंटे, तो 2 + 1 3 घंटे y की वैल्यू रखने पर आ गई, और 3 बराबर 3, इसका मतलब 3 किलोमीटर पर आवर y की वैल्यू सही है। अदरवाइज आपको क्या करना है, इक्वेशन समझ में आ गया, इससे आप सॉल्व करके आंसर बता सकते हो। बताइए कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन सर, लेकिन इसके लिए भाई आपको पढ़ना पड़ेगा। 4 7 12 का चौथा समानुपाती, याद करिए 4 समानुपाती के लिए क्या समझते थे, चार रेशियो होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी डी था। तो क्या करते थे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्टेम, यानी ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, यानी ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। हमें डी चाहिए भैया, डी का मतलब बी इंटू सी डिवाइड बाई ए, यानी दूसरा इंटू तीसरा डिवाइड बाई पहला, यही क्या होगा, चतुर्थानुपाती होगा। तो दूसरा और तीसरा डिवाइड बाई पहला, दूसरा, पहला ये हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। 7 इंटू 12, दूसरा इंटू तीसरा डिवाइड बाई पहला 4, तो 4 3 12, 7 3 21 21। यानी अगर फॉर्मूला आपको कंफर्म है तो बिल्कुल ओरल आंसर बता सकते हैं, नहीं कंफर्म है तो कंफ्यूजन होगा भाई, ठीक है ना। चलो वाह, वेरी गुड। इसको देखो, एक चक्का कैसा भैया, ये है चक्का देश है, चक्का सही से बनाए, देखिए ध्यान समझिएगा, चक्का ये है, ये चक्का, अरे चक्का टेढ़ा हो गया, चलो टेढ़े सही, ये चक्का है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। अच्छा 21 सेंटीमीटर है, और 924 कह रहा, 924 मीटर दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाएगा, याद करिए। आप बताइए, अगर एक जो है, एक चक्कर में जो चली गई, एक त्रिज्या जो है, त्रिज्या का मतलब सर्कुलर अगर है, तो आपको मैंने बताया था एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होती है, एक चक्कर में चली गई दूरी ही सरकमफ्रेंस होती है, जो कि 2πr। तो एक चक्कर में कितना दूरी कवर करेगी, अगर आपको पता हो जाए तो जितनी दूरी जाना है उसमें जाने में कितना चक्कर डिवाइड कर दोगे, कहोगे हाँ सर। तो आप पहले सरकमफ्रेंस निकालोगे, यानी एक चक्कर में चली गई दूरी ही उसकी परिधि होती है। तो आप करोगे 2π का मतलब 22/7, और r का मतलब कितना, 21 सेंटीमीटर। यहां से 7 3 21 हुआ, यहां से तो 2 3 6 2 12, 6 2 12 एक तरह 132 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, 132 सेंटीमीटर एक चक्कर में चली गई दूरी है, और ये किसमें है भैया, 924 मीटर है। आप बताओ, यानी कुल चक्करों की संख्या का मतलब क्या है, यानी कुल चक्करों की संख्या का मतलब क्या है, कुल चक्करों की संख्या, तो बराबर क्या होगा भाई, तो 924 मीटर की दूरी जाने में एक चक्कर में 132 सेंटीमीटर, तो 924 जाने में कितना समय। तो भाई हम या तो इसको मीटर में कर लें या तो इसको सेंटीमीटर में कर लें, आसान कौन सा ये। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर सबको पता है, तो 924 मीटर बराबर कितना हुआ भैया, 100 से गुणा कर दो। यानी जो हम अभी तक कह रहे थे 924 मीटर, अब हम बोलेंगे 92,400 सेंटीमीटर। तो पूरा इतना सेंटीमीटर दूरी जाना है, 132 से एक चक्कर में, 2 चक्कर में, 3 चक्कर में, कितने चक्कर, यानी एक चक्कर में चली गई दूरी 132, तो 924 92,400 सेंटीमीटर की दूरी कितने चक्कर में, तो एक चक्कर वाले डिवाइड कर दोगे, तो कितनी बार जाएगा देखो, तो डिवाइड करो, 7 चौक 28 नहीं, 6 2 12, 9 कितनी बार एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, 6 2 12, 6 3 18, 6 कम 6 7 नहीं, 7 चौक 28 नहीं, 8 8 2 16 नहीं भाई, कितनी बार जाएगा जो डिविजिबल होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये तो पक्का होगा, डिविजिबल होगा। अब किससे होगा, चलो देख लेते हैं। 4 3 12, 4 3 12, 4 2 8, 4 3 12, 4 1 4 0, 33 का मतलब A1, अरे भैया गड़बड़ हो नहीं, सही तो है, त्रिज्या इतना सेंटीमीटर, 924 सही थे यार, 132 सॉल्व तो करनी, 11 दूना 22, चलो 11 3 33, 11 दूना 22, 11 दूना 22 31, 11 1 11, 3 7 21। अरे यार इतना आसान सा क्वेश्चन देखो, 7 दूनाई 14 होता था, 700, हम कंफ्यूजन थे, डायरेक्ट 7 से भाग कर देते, मतलब 7 दूनाई 14, 7 21 से 22, 7 1 7 1 7 2 9, यानी 700 चक्कर लगाने पड़ेंगे 132 चक्कर में, और 2 में ऐसे मल्टीपल करते करते 92,400
चक्कर दूरी करने के लिए 700 चक्कर लगाने पड़ेंगे। चलो अगला देखो, पी और क्यू ने एक व्यापार 4:7 के अनुपात में, पी ने 21 महीने के लिए इतना, पी को इतना, ना। देखो आप याद करिए, आपको क्या बताए थे भाई, दो लोग किसी व्यवसाय में शामिल होते हैं, पहला व्यक्ति जितना कैपिटल जितने टाइम के लिए, दूसरा पर्सन जितना कैपिटल जितने टाइम के लिए लगाता है भाई साहब, वही क्या होता है, उसके लाभ का अनुपात होता है। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, इस सब आपको पता है, ओरल बता सकते हो। पी और क्यू है 4 और 7, पी 4 लगाता, क्यू 7 लगाता है। पी ने 21 महीने के लिए, भाई पी साहब है, ये टाइम 21 महीने के लिए। पी और क्यू को लाभ इस रेशियो में 3 और 5 में प्राप्त हुआ। क्यू कितने महीने के लिए नहीं पता भाई, T2 टाइम के लिए। पी 4 रेशियो में मनी 21 महीने के लिए, क्यू 7 रेशियो में मनी T2 टाइम के लिए। प्रॉफिट का रेशियो ये हुआ, T2 की वैल्यू चाहिए। मनी का रेशियो x मानते तो कट जाता है ना, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है, सॉल्व कर लीजिए। जैसे जो डिविजिबल हो डिवाइड कर दो, जैसे 7 3 21 हुआ और 3 3 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ 4 5 20, T2 की वैल्यू डायरेक्टली 20, यानी इसका मतलब कंफर्म है जो क्यू साहब है वो 20 महीने के लिए व्यवसाय में शामिल होंगे। ये बहुत पेट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलो अगला देखो 9, एक वस्तु को 900 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 500 बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है, तो 30% लाभ पाने के लिए विक्रय मूल्य होना चाहिए। याद करिए आपने क्या कहा था, चाहे बेसिक या डायरेक्टली बताया था, एक वस्तु को अगर 900 में बेचेंगे लाभ होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य हम मान ले x, तो प्रॉफिट कितना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लेट सीपी ऑफ द आर्टिकल x रुपए हुआ। बेसिक की बात अगर हम कर रहे हैं और इसको डायरेक्ट भी आप करोगे देखोगे, तो ये लाभ हुआ। ये कह रहा है इसी को 500 में बेचने पर हुई हानि, यानी हानि का मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 500 में बेचेंगे और x में खरीदा वस्तु वही है, ये क्या हो जाएगा, लॉस बराबर है। तो भाई ये इधर जाएगा इधर जाएगा, 9 5 1400 बराबर कितना हुआ, ये 2x हुआ, तो x बराबर कितना हुआ 700, यानी 700 सीपी हुआ। अब इसे 30% लाभ पर बेचना है, 40 बेचना है, क्या फर्क पड़ता है। और आपको हमने एक तरीका और बताया था, कभी भी किसी वस्तु को 900 बेचने पर जो हुआ लाभ और 500 बेचने में हुई जो हानि है वो हमेशा बराबर है। तो लाभ और हानि का अंतर जो होगा वही प्रॉफिट और लॉस का सम होगा, और प्रॉफिट और लॉस का सम का मतलब कितना, 9 और 500 डिफरेंस का मतलब 400। तो सीपी को बढ़ाकर बेचा, सीपी को कम किया, यानी दोनों का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट लॉस का सम है, और प्रॉफिट लॉस बराबर है, यानी प्रॉफिट और लॉस का रेशियो 1:1 है, यानी 200 का लाभ हुआ और 200 का प्रॉफिट हुआ, यानी 900 में बेचने पर 200 का लाभ हुआ। इसका मतलब सीपी कितना है भाई, 700 रुपए सीपी है। और चाहे एक और तरीका था कि यानी किसी आर्टिकल को जितने में बेचे जो प्रॉफिट हुआ उतने में ही बेचे लॉस हुआ, 500 में बेचे लॉस हुआ, वो बराबर है सीपी के, तो इन दोनों को जोड़कर डिवाइड बाय 2 कर दो, तब भी 700 सीपी आ जाएगी। ये पक्का हो गया। बहुत 3 तरीके आपको बता दिया, ये बेसिक हुआ, और बाकी इनका डिफरेंस प्रॉफिट लॉस का सम होगा। प्रॉफिट लॉस बराबर है तो 200 सीपी 200 प्रॉफिट 200 लॉस। अब आप यहाँ 900 में बेचते हैं, 200 का लाभ हुआ तो सीपी 700। अब आप बताओ 700 में अगर हम खरीदते हैं तो 30% का लाभ का मतलब कितना हुआ, तो 130/100 से मल्टीप्लाई करोगे, 13 7 91, यानी 910 रुपए में उसे 30% लाभ पर बेच देंगे, तो 30% बढ़ा दो, ठीक है, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से पढ़िएगा। ए और बी कोई साझेदार है, 5-6 के अनुपात में पूंजी लगाकर शुरू करते हैं। अच्छा, तो कह रहा कि 8 महीने बाद ए अपने व्यापार कार्य से हट जाता है, उन्होंने इतना लाभ, अभी क्वेश्चन लगाया था। ए और बी 2 साझेदार हैं, ए 5 रुपए लगाता है, बी 6 लगाता है, और 8 महीने के बाद ए अपने आप को कार से हटा लेता है, यानी ए 8 महीने के लिए, बी कितने महीने के लिए नहीं पता, T2 टाइम के लिए, और उनका लाभ 5 और 9 के अनुपात में हुआ। तो बताइए बी ने अपनी पूंजी कितने महीनों तक लगाए रखा, बस आंसर। ए ने कितना, 5 पूंजी 8 महीने के लिए, बी ने 6 पूंजी नहीं पता कितने टाइम के लिए, प्रॉफिट का रेशियो गिवन है। अब सॉल्व कर दो, जो आएगा आंसर देखो, 5 और 5 कैंसिल हुआ, यहां से 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, याद करोगे, 2 चौक 8 हुआ, 4 3 12, यानी T2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 12 महीने, यानी 12 मंथ्स इज द करेक्ट आंसर, यानी दिस आंसर हो गया। बताओ कोई कंफ्यूजन? नो सर, बिल्कुल आसान है, अभी आपने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसको बताओ। साधारण ब्याज पर एक राशि 2 वर्षों में इतना, 3.5 वर्षों में इतना, तो दर, याद करिए ये फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स पैटर्न का है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी निकालने के लिए आता। कैसे भाई, आपको पता है भाई साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 2 ईयर में 882 हो जाएगी, ठीक है, और वही धनराशि 3.5 साल में हो जाती है 1018.5 रुपए।
तो दर निकालना सबसे पहले ये समझिएगा, चाहे आप इक्वेशन बना के समझिए चाहे से, अगर 2 साल में साधारण ब्याज की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा है तो हर साल बराबर होता है। यानी 1 साल का अगर साधारण ब्याज 100 रुपए है तो 2 साल का 200, 3 साल का 300, ऐसे बनेगा। 2 साल में ब्याज लगने के बाद अमाउंट इतना हुआ, मनी बराबर है। 3.5 साल में ब्याज लगने के बाद इतना हुआ, इसका मतलब मनी अगर फिक्स है तो 2 साल और 3.5 साल के ब्याज का अंतर, 1.5 साल के ब्याज का अंतर कितना होगा? 1.5 साल के ब्याज का अंतर जो है ये अमाउंट का डिफरेंस माना जाएगा। 0.5 तो ऑलरेडी होगा, 8 में से 2 गया 6 हुआ, और 11 में से 8 गया 3, 11, यस 9 में से 8 गया 1, 136.5 रुपए कितने? 1.5 साल का ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज बराबर कितना हुआ सर? 136.5 डिवाइड बाई 1.5, कैंसिल हुआ, 15 9 135, 136, 15 1 कम 15, यानी 91 रुपए 1 साल का साधारण ब्याज है। 1 साल का साधारण ब्याज है तो 1 साल का जब साधारण ब्याज पता है और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर चाहिए तो ये तो क्लियर है। तो साधारण ब्याज की दर निकालने के लिए साधारण ब्याज गुणे 100 मूलधन इंटू टाइम। अब टाइम वो 1 साल का 2 साल का जो भी रखना हो रख सकते हो। ये हमें पता 1 साल का साधारण ब्याज 91 आ गया, तो मनी कितना है मेन इंपॉर्टेंट है। तो क्या करोगे भैया, देखो मूलधन और 2 साल का साधारण ब्याज जुड़ने के बाद अमाउंट इतना हो गया, यानी अगर हम 882 में से 2 साल का साधारण ब्याज घटा देंगे, 2 1 कम 2 दोनों 18 यानी 182 घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। प्रिंसिपल इक्वल टू कितना हो जाएगा? अमाउंट में से ब्याज घट जाएगा, 882 में से 182 घटेगा तो 700 रुपए क्या होगा? मूलधन। तो बस आंसर। तो एक यानी मूलधन कितना है? ब्याज 1 साल का ब्याज ध्यान दो 91 यानी 91, तो 1 साल का ब्याज 91 गुणे 100, मूलधन कितना? 700, और टाइम कितना? 1 साल। बस आंसर। देखो 2 0 कैंसिल हुआ, तो 13 7 91, 13%, 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बताइए कोई कंफ्यूजन है? नॉट कंफ्यूजन एट ऑल। ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष और 2.5 साल, हर साल मनी सेम है, ब्याज क्या होता? बराबर होगा। 2 साल ब्याज लगने के बाद अमाउंट दिया है, 3.5 साल ब्याज लगने के बाद अमाउंट दिया है, यानी 1.5 साल का ब्याज का अंतर ही तो अमाउंट का अंतर माना जाएगा। तो 1 साल का ब्याज 91 पता है, जब 1 साल का ब्याज पता है तो मूलधन में 2 साल का ब्याज लगने के बाद वो अमाउंट हुआ, तो मूलधन 700 हुआ। अब 700 ब्याज हुआ तो रिलेट कर लोगे, कहोगे यस सर वेरी गुड। चलो इसको देखो अब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई। किसी संख्या के 40% का 60%, 96 संख्या का 48% क्या होगा? अब आप चाहे इसको ध्यान दीजिएगा, चाहे आप 100 मान की करें चाहे बेसिक से करें, बताओ कैसे करें, जो अभी आपको सही लगे। संख्या का 40%, बेसिक ही है, संख्या का 40% का 60%, 60% बराबर 96। तो x का 48 निकालना, पहले x निकाल लो ना, x कितना है? काफी हद तक तो ऐसे कट गया, 96 इंटू 100, 6 चौक 24। तो ये तो किसकी x की वैल्यू है? इसका 48%, 48% और निकाल लो, तो मतलब चाहे इसका 48% करो तब भी आ जाएगा। समझ में आया? देखो ये 24 दूना 48, 2 छक 12, दोनों 18 1 19, 192 कहीं है, यस ऑप्शन नंबर 4। नंबर निकाल, देखो x की वैल्यू आ गई ना कि 96 गुणे 100 बटा 24 करोगे x आ गया, तो x का 48%, हम डायरेक्टली ये संख्या है x की वैल्यू, तो x का 48 का मतलब इसका 48 हम फिर से निकाल ले, वो काटने में और आसान हो जाएगा। बिल्कुल आंसर। बताइए कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं। क्या और तरीका है? एक नहीं, बहुत सारे तरीके। 100 से कुछ लोग ऐसे करते हैं, माना कि संख्या 100 है तो 100 का 40% 40 होगा, तो 40% का 60% कितना हुआ? 6 चौक 24, यानी 24% होगा। तो संख्या के 24% का मान दिया है 96, और संख्या का 48% का मतलब 48 की वैल्यू चाहिए, तो 24 दूना 48 यानी 192 आंसर। यानी 24 की वैल्यु दिया, 48 चाहिए, डबल चाहिए, 2 गुना कर दो। ठीक है ना, नंबर निकालने की जरूरत नहीं है। चलो इसको देखो, ABCD है, समलंब चतुर्भुज। समलंब का मतलब ध्यान दो, ये ठीक, यहां से बनाओ ABCD समचतुर्भुज, AB पहला DC, AB, A के बाद यहां D, यहां C, ध्यान दिए, AB पैरेलल DC, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके विकर्ण P पर मिलते हैं, डायगोनल, ये कुछ भी। ठीक है, यदि AP बराबर इतना, ध्यान दीजिएगा, AP
उसके विकर्ण इसमें मिलते हैं। यदि एपी, यहां एपी दिया है, ठीक, पीसी दिया 5x - 3, पीसी ध्यान देगा, ये बीपी दिया 2x + 1, बीपी दिया 2x + 1, तो पीडी दिया है, पीडी दिया है इतना, तो डीबी की मान, तो डीबी कहां है भाई, डीबी। अब याद करो, आपको जब ऐसा दिया होता है, जैसे ये दिया ना, देखो हम ये बोल सकते हैं सर एपी इंटू पीसी इक्वल टू कितना, बीपी इंटू पीडी, मतलब ये इंटू ए बराबर ये इंटू ए। अब ये बराबर करके एक्स की वैल्यू आ गई, सबको एक्स की फॉर्म में दिया है, देखो सब दिया है, ये और ये सब एक्स दिया है। तो जब ये आ गई तो भाई पूरा जो है यानी डीपी प्लस पीबी जोड़ के जो आएगा आंसर बता दोगे। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, टफ है, मॉडरेट टफ नहीं है। आप लोग पहले क्वेश्चन जूझिए, नहीं आएगा तो हम आपके साथ हैं। ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे इसको। तरीका बता दिए आपको, बस वैल्यू रख के आंसर बताना है। इसको देखो नेक्स्ट, पाइप ए और बी क्रमशः 1 घंटे 2 घंटे में टैंक भर सकते, जबकि सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता। ए और सी को 9 बजे। जब ऐसा दिया हो ना भाई कि मतलब मिनट और आवर दोनों है, तो सबको आवर में ही करो, तो सबको मिनट में। ए और बी क्रमशः 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, बी 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, यानी ए 60 मिनट, बी 120 मिनट में टैंक भर सकते हैं। सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे और 15 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट का मतलब 75 मिनट में खाली कर सकती है। सबका एलसीएम यानी कैपेसिटी कितना मानोगे, तो 60 और 120 का तो 120 ही हुआ, तो 12 दूनाई 24, 12 तिहाई 36, 360, 9, 12 चौक 48, 12 पंचे 60 यानी 600, तो 600 सबसे कट जाएगा। तो 600 लीटर हमने कैपेसिटी मान लिया, इसका एलसीएम ही कैपेसिटी होगा, तो 6 दहम मसन यानी ये 10 लीटर पर मिनट भरेगा, मिनट की बात हो रही है। 12 पंचे 60 यानी 5 लीटर पर मिनट भरेगा, होगी। हाँ सर, ये 75 कितना गुना, 75 का 150, 15 चौका 8 गुना, 8 पंचे 40, 8 से 56 यानी 8 लीटर पर मिनट सी खाली करेगा। ठीक है, अब कह रहा कि ए, अब हमें पता हो गया भाई 600 लीटर भरना है टोटल, तो ए और सी 9 बजे पूर्वांश, सुबह 9 बजे ए और सी, तो ए 10 लीटर 1 मिनट में, बी जो है 8 लीटर 1 मिनट में खाली, सी खाली करेगा। यानी ए और सी अगर ओपन करेंगे तो फाइनली 2 लीटर पर मिनट भरेगा, 1 मिनट में 2 लीटर भरेगा। और 9 बजे पूर्वांश खोले जाते हैं तो 2 घंटे के बाद यानी 11 बजे, 2 घंटे के बाद 11 बजे का मतलब 120 मिनट बाद, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट बाद। तो आप बताओ 120 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है और बी को खोल दिया जाता है, तो टैंक कब खाली हो जाएगा। 600 कैपेसिटी है तो ए और सी को ओपन किया जाएगा, तो ए 10 भरेगा और सी 8 खाली करेगा, यानी 2 लीटर हर घंटे भरेगा, और 2 घंटे का मतलब 120 मिनट में 240 लीटर टंकी भर जाएगी भैया। अभी कितना भरना है, 600 में से जो बचा होगा। अब कह रहा कि इसके बाद जो है ए को क्लोज कर दें, बी को खोल दें। आप बताओ अगर ए को क्लोज करेंगे, बी को खोलेंगे, तो जैसे बी को खोलेंगे तो भाई 8 तो नीचे पानी निकलेगा लेकिन 5 ही भरेगा, 8 निकलेगा 5 ही भरेगा। इसका मतलब अब भैया भरेगा ही नहीं, खाली होगा। कितना भाई, ये 5 भी भरेगा और 8 सी खाली करेगा, तो रिजल्टेंट 3 लीटर अब हर घंटे खाली होगी। और खाली कौन सी होगी, जो भरी जा चुकी है। और भरी कितनी जा चुकी है, 240 लीटर। 240 को 3 के हिसाब से कितना, 3 8 24 यानी 80 मिनट में भरी हुई टंकी अब जो भरी खाली हो जाएगी। तो टैंक कब खाली होगा, यानी कितने टाइम पर बोला गया है। आपको पता है 9 बजे खुली थी, 9 2 11 बज गए, तो 11 बजे तक 240 लीटर भरी जा चुकी है। उसके बाद जब बी खोलने से अब टंकी खाली होगी, अब कब, अगले 80 मिनट के बाद खाली होगी। तो भाई आपको पता 11 बजे में 80 मिनट और जोड़ दो, तो 12 बज के 20 मिनट, 12 बज के 20 मिनट, 12 बज के 20 मिनट अपराह्न, यानी दिस, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपराह्न का मतलब ये हुआ कि भैया दोपहर के बाद। ठीक है ना, कोई डाउट है। 80 मिनट बाद अब खाली, 80 मिनट का मतलब 1 घंटे 20 मिनट, तो 11 बजे के बाद 1 घंटे 20 मिनट और जोड़ दो, इसका मतलब ये हो गया। कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन एट ऑल। चलो इसको देखो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत बार एसएससी सीजीएल में आ चुका है, सीएचएसएल में आ चुका, सेम क्वेश्चन अलग अलग वे में आ चुका।
यदि 8 अंकों की संख्या 20 इतना इतना संख्या 88 से विभाज्य है तो 4x + 3y का मान बताइए। देखो भाई 88 से कोई नंबर डिविजिबल होगा तो इसके लिए इसका फैक्टर करेंगे 8 × 11, यानी 8 से भी डिविजिबल होना होगा, 11 से भी डिविजिबल होना होगा। तो 8 से और 11 के डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, और हमको पता भाई 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यानी लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तब संख्या पूरी डिविजिबल होगी। तो आपको ये जो देखो 2 के लिए क्या था, लास्ट का 1 डिजिट, 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट, 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट, 16 के लिए लास्ट का 4 डिजिट, यानी 2 की पावर में जो होगा उतने डिजिट डिविजिबल होने चाहिए। तो 2 की पावर 3 है, यानी 8 का मतलब लास्ट के 3 डिजिट कहोगे। अच्छा 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यानी डिफरेंस बिटवीन, ध्यान देगा, डिफरेंस बिटवीन ऑड एंड इवन प्लेस, ऑड एंड इवन प्लेस इज 0 and 11। मतलब जो इवन यानी सम प्लेस के नंबर हैं और विषम प्लेस के नंबर है भाई, उनका अंतर 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए, या 11 होना चाहिए। 2 ही केस है भाई, 11 से कोई संख्या डिविजिबल होने का। कहोगे अच्छा दोनों पता हो गया। अब आपके पास 8 डिजिट का नंबर है 2074x4yz। लास्ट का पहले डिजिबिलिटी, अगर हम लास्ट का 4 y और 2 लेते हैं और 8 से डिवाइड करते हैं, यानी लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होगा तो 4y2 8 से डिविजिबल होगा। तो y क्या रखें, ध्यान दो। अब आप एक लॉजिकल भी बता सकते हो, जैसे मान लो यहां 0 रख दे, 8 पंचे 40, 2 नहीं कटेगा। 1 रखें तो 1 2 नहीं, 2 रखेंगे तो 8 पंचे 40, 2 22 नहीं कटेगा। 3 रखें, अगर y की वैल्यू 3 रखें तो 8 पंचे 40 और 3 43 और 8 चौक 32 कट जाएगा। यानी एक y की वैल्यू हम अगर 3 रख देंगे, यानी 4 3 2 कर दें तो ये 8 से डिविजिबल होगा। क्यों, 8 पंचे 40, 3 8 चौक 32, यानी डिविजिबल हो जाएगा y 3 रखने पर। क्या और कभी कभी ऐसा होगा कि 2 वैल्यू रखने पर हो जाता। और आगे देखें, अच्छा अगर 4 रख देंगे 44, मतलब 8 पंचे 40, 4 32 नहीं कटेगा। तो 5 रख देंगे नहीं कटेगा, 6 46 नहीं कटेगा, 7 रख दें देखो तो 8 9 72। अगर हम 4 7 2 यानी y की वैल्यू 7 भी रख दें तो कहोगे 8 से डिवाइड करोगे, 8 पंचे 40, 7 47, 8 9 72 कट जाएगा। मतलब यहां पर y की 2 पॉसिबिलिटी है, हम y की वैल्यू 3 रखें या 7 रखें, दोनों केस में 4 से डिविजिबल है। बताओ कोई कंफ्यूजन है? यहां तक हमें पता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये पहला रूल 8 से डिविजिबल, अगर डिवाइड होगा लास्ट का 3 नंबर, y की पॉसिबिलिटी है और बाकी कोई होगा नहीं। ठीक है ना, कहोगे यस सर। अब 11 की बात करें, 11 पे देखो, 11 की बात करें, इवन और ऑड प्लेस का डिफरेंस 0 होना चाहिए या 11, या इवन प्लेस इक्वल टू ऑड प्लेस, ऐसे बना दिया करो। देखो सम विषम का मतलब पहले ऑड यानी 2 7x, y की वैल्यू 2 है तो हम पहले केस में 3 रख दें और दूसरे केस में 7 रखेंगे। यहां पहले 3 रख दें तो 3, तो कोई 7 2 9 9 9 3 12 प्लस x, तो 12 प्लस x यानी ये ऑड प्लेस बराबर, तो कितना ऑड प्लेस बराबर भाई ध्यान समझिएगा, 0 4 4 8 2 10 बराबर 10। आप बताओ इनका अंतर, यानी ये 10 जो है, मतलब ये कह रहा है कि या तो जो है इनका अंतर 0 हो, मतलब ये ऑड प्लेस के नंबर, ये इवन प्लेस के नंबर, ये ऑड प्लेस, इनका डिफरेंस या तो 0 हो या तो 11 हो। तो 0 होने के चांसेस है नहीं है, तो 11 हो। क्यों, क्योंकि भाई ये ऑलरेडी नंबर बड़ा है, ये छोटा होता तो जोड़ के 0 बनाते, ऑलरेडी बड़ा है, तो इसलिए आप क्या करोगे, यानी x की वैल्यू 11 इनका अंतर लाने के लिए क्या करोगे, अगर x हम यहां पर 9 कर दें तो 12 और 9 21 में से 10 घटा देंगे, 11 आ जाएगा। हां सर, इसका मतलब हुआ अगर हम y एक केस में इतना, तो x की वैल्यू इस केस में 11 से डिविजिबल है, तो x बराबर हमें 9 रखना पड़ेगा। तो 12 प्लस x, यानी अब x की वैल्यू क्या जोड़ दें कि इनको घटा दें, उनमें से 10 तो 11 हो या 0 हो, तो 0 आने का सवाल ही नहीं है, तो 11 होगा। तो इसका मतलब हुआ यहां पे 9 रख दें तो 12 प्लस 9 21 में से 10 घटाएंगे 11 आ जाएगा। तो ये हुआ भाई x बराबर इतना, यानी जब हमने y बराबर 3 रखा था तो x बराबर 9 आ गया। कहोगे अच्छा सर, वेरी गुड। और फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, देखो दूसरा केस ये हो सकता है, यहां देखो हम ऐसे बोल दें अगर y इक्वल टू 7 होगा तो क्या होता,
देखो 2 7 2 9, 9 प्लस x और 7, 9 7 16, 7 x 7 7 14, 2 16, यानी 16 प्लस x माइनस और कितना 4 और 10 माइनस 10 इक्वल टू कितना 11। जीरो तो हो ही नहीं सकता, 11 आना चाहिए, क्योंकि ज्यादा होगा तो 11 आना चाहिए, क्योंकि जीरो नहीं होगा, जीरो तो इससे ये संख्या छोटी तब जीरो लाते ना। x क्या रख दें 16, 5 रख दें, तो 16 5 21 माइनस 10 11 होगा। यानी दूसरे केस में क्या x बराबर हमें 5 रखना पड़ेगा। यानी अगर हम y बराबर 7 मानते हैं तो x बराबर कितना होगा सर 5 रखना पड़ेगा। अब दोनों केस से चेक करो आंसर किससे आता है। मतलब पहले वाले केस में हमें चाहिए क्या, दो पॉसिबिलिटी होगी। पहला 4x प्लस 3y, अगर हम x की वैल्यू कितना रखते हैं 9, 4 इंटू 9 प्लस y की वैल्यू थी 3 इंटू 3, तो 9 चौक 36 और 9 कितना होगा 36 9 45 ऑप्शन में है, बिल्कुल सही। एक और केस हो सकता है, तो अगर हम x बराबर कितना 5 रखें, 5 यहां पे ये भी कर सकते हैं 4 इंटू 5 और प्लस कितना 3 इंटू और x बराबर y बराबर 7, तो 4 5 20 यानी 41, यानी दो वैल्यू आ सकती है कि 41 एक 45। तो यानी इसका मतलब जो ऑप्शन में एक ही दिया होगा 45, 45 इज द करेक्ट आंसर। कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन एट ऑल। चलो अगला देखो, इतना इतना हो तो इतना BC का मान। देखो ये कंपैरिजन करना होता है, ये बहुत आसान होते हैं। जैसे क्या लिखा भाई 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब डिवाइड बाई 2x माइनस 3y बराबर कितना ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू यानी ABC का मान चाहिए आपको। देखो ABC का मान चाहिए, तो इसके लिए डेफिनेट है अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इसी सीक्वेंस में कोफिशिएंट मिलने चाहिए। कहोगे हाँ सर, तो आपको पता है ये भाई देखो ये जो 8x है ना, ये 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं। हाँ सर, ये 27x है ना, 3y का होल क्यूब जान के दिया, तो a का क्यूब याद करो आपको, a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सर, a माइनस बी एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हर जगह प्लस होता है, प्लस कितना भाई प्लस ab। कहोगे यस सर, बिल्कुल इजी हो गया। अब कुछ करना नहीं है तो आप बोल सकते हो कि यानी a प्लस बी यानी 2x माइनस 3y एक ब्रैकेट में, और दूसरे वाले में सर यानी ax स्क्वायर तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस यानी 9y स्क्वायर प्लस तो यहां पे 2 प्लस 2 यानी 6xy डिवाइड बाई ध्यान दो 2x माइनस 3y, ये कैंसल आउट, यानी ये बराबर आपको जो ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर है, ये कंपैरिजन है। तो अब आप डायरेक्टली बता सकते हो भाई ये 4x स्क्वायर बचेगा, तो x स्क्वायर कोफिशिएंट यानी a है, तो a की वैल्यू 4, a बराबर 4, 9y स्क्वायर, y स्क्वायर कोफिशिएंट कितना c, तो c बराबर कितना भाई c बराबर 9, y स्क्वायर कोफिशिएंट c बराबर 9, तो 6xy यानी bxy, तो b की वैल्यू कितना 6, b बराबर कितना 6, बस a की वैल्यू b की वैल्यू c की वैल्यू आ गई, तो रख दो क्या चाहिए 2a प्लस b माइनस c, तो 2a, तो 2 इंटू a का मतलब कितना भाई 4 प्लस b का मतलब 6 माइनस c का मतलब 9, तो 4 नहीं 8 6 14 और माइनस 9 5 यानी 5, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। कंपैरिजन करना था, आसानी से बता सकते हो। किसी को डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं है। चलो इसको देखो, तो दो ट्रेनें जिसमें से एक स्थान से C से B की ओर यात्रा कर रही, दूसरी स्थान B से C की ओर यात्रा कर रही, चलती दोनों मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थानों पर 4 घंटे 9 घंटे में। याद करिए हमने आपको एक चीज क्वेश्चन फॉर्मूला बताया था, चाल समय दूरी में अगर 2 पॉइंट A और B हैं, ये इधर चलता है इधर से, लेकिन यहां पे C और B की ओर यात्रा कर रही, दो ट्रेनें C और B, दूसरा B से, चलो ये CB और ये BC, दो ट्रेनें अलग अलग स्पीड से यानी ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा कर रही है। ठीक है, दोनों मिलने के बाद जैसे यहां बीच में कहीं मिलते हैं, जाहिर सी बात है कहीं मिले, ये मिलने के बाद यहां पहुंचने में t1 टाइम, ये यहां मिलने के बाद यहां पहुंचने में t2 टाइम। तो हमेशा याद करिए जो चाल का अनुपात होता था, हमने आपको बताया था दूसरी को पहली पर, पहली को दूसरी पर पहुंचने में लगा समय का अंडर रूट, ये प्रूव भी किया था आपको चाल समय दूरी में। यानी दो ट्रेनें अलग अलग स्टेशन से अलग अलग चाल से चलती हैं और बीच में कहीं मिलने के बाद दूसरे स्टेशन पहले दूसरे पर, दूसरी पहले पर समय दिया हो,
तो ये कंडीशंस होती है, तो बता दोगे भाई। तो क्या कह रहा है, मिलने के बाद गंतव्य स्थानों क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे में, तो ये 4 घंटे ये 9 घंटे, उल्टा हो जाएगा। तो एक्स और वाई का मतलब पहला दूसरा पहले पहला बाद में 4, तो 9 का मतलब 3 और 4 का मतलब 2, 3:2 कहीं है, यस बिल्कुल सही, यानी 3:2 इज द करेक्ट आंसर। बस आपको कॉन्सेप्ट कंफर्म है, बता सकते हो, कॉन्सेप्ट डाउट है तो भाई डाउट होगा, ठीक है। 10, 18, 14, 26 में क्या घटाना जा परिणाम अनुपातिक। अनुपातिक का मतलब क्या होता है भाई, अगर 4 वैल्यू यहां पे दिया होगा, समानुपातिक का मतलब सी और डी है, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम, यानी ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी के बराबर होगा। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। अब ये कह रहे हैं 4 अनुपात तो दिया है, लेकिन ये एक्चुअल नंबर नहीं दिया, इनमें से सब में से वही नंबर घटाओ कि अनुपातिक हो जाए। कहने का मतलब अगर आपको बनाना होगा तो यानी पहला नंबर 10 - x होगा, तो दूसरा कितना होगा, अनुपात 18 - x होगा, तो ये हम समझ जाएंगे पहला, यानी पहला इंटू चौथा, दूसरा इंटू तीसरा। हम ये बोल सकते हैं कि 10 - x इंटू यानी 26 - x बराबर क्या होगा 18 - x और इंटू कितना 14 - x। क्यों, यानी सब में से घटाओ, तो ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा, तो पहला इंटू चौथा बराबर दूसरा इंटू तीसरा, तो सब में से x घटाओ, यानी पहला दूसरा इंटू दूसरा तीसरा, तो x की वैल्यू भाई देखो बहुत टफ होगी। यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे, हमें लगता है तो इक्वेशन बनाओगे फिर सॉल्व करोगे, टफ हो जाएगा। तो बताइए सॉल्व करके बताएं या जो है वैल्यू पुट करके बताएं। बेस्ट ऑप्शन है वैल्यू पुट कर दो। जैसे 4 पुट करते हो, 4 करोगे यहाँ पे 6, 4 करोगे यहाँ पे 22, तो 6 दूनी 12, लास्ट में देखो 6 दूनी 12, लास्ट में 2 मिलेगा। पहले लास्ट देखो, यहाँ 4 करोगे यहाँ 14, यहाँ 4 करोगे 10, तो लास्ट में कितना 0 मिलेगा, इसका मतलब ये गलत होगा। अगर आप 6 या 6 करते हो, 6 करोगे यहाँ पे 4, 6 करोगे यहाँ पे 20, यानी 0 मिलेगा। 6 करोगे यहाँ 12, 6 करोगे यहाँ पे 8, 12 बात नहीं मिलेगा। अगर 2 करते हो 8, 2 करते हो कितना 24, तो 8 चौक 32 यानी 2 मिलेगा। यहाँ 2 करते हो तो 16, 2 करते हो तो 12, तो 6 दूनी 12, लास्ट में 2 मिलेगा, इसका मतलब मोस्ट पॉसिबिलिटी है 2। एक बार चेक कर लो, तो 2 मोस्ट पॉसिबिलिटी है, यानी 2 क्यों 8, यहाँ 2 कम करोगे 24, तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 कितना 19, 192 इनका हुआ। यहाँ पे 16 और इंटू कितना हुआ 14, 12, 12 इंटू 16 का मतलब कितना हुआ बिल्कुल 192, इसका मतलब सही है। हम 2 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं पुट करना है तो भैया इसको इन दोनों मल्टीप्लाई करो, इसको इन दोनों मल्टीप्लाई करो, इसे x की वैल्यू निकालो तो भी यही आ जाएगी, ठीक है ना। तो यस सर, वेरी गुड। इसको देखो, 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 10-12 मिनट भर सकते हैं। निकासी पाइप 9 गैलन खाली कर रहा, तीनों पाइप मिलकर 30 मिनट में भर सकते हैं टैंक की क्षमता। जब भी क्षमता वाला क्वेश्चन बोले, ध्यान दीजिएगा, तो जो जिस रेट से खाली करेगा भरेगा। जैसे पाइप की प्रति मिनट 9 गैलन खाली कर रहा, पाइप प्रति गैलन यानी मतलब इतना लीटर खाली कर रहा है, इतना लीटर भर रहा है, इस स्टेटमेंट को छोड़ के पढ़ो। 2 पाइप एक टैंक को 10 मिनट 12 मिनट भर सकते हैं, तीनों पाइप एक साथ 30 मिनट में भर सकते हैं टैंक की क्षमता। मतलब अगर इसको छोड़ के भरो और पढ़ो और बाद में इसको रिलेट कर लो, मतलब जो खाली करने वाला पाइप है वो अकेले पूरी टैंक को कितने टाइम में खाली करेगा। पहला टैंक ए मान लिया 10 मिनट में भरेगा, दूसरा टैंक बी मान लिया 12 मिनट में भरेगा। एक और कह रहा तीनों पाइप एक साथ, ए भरने वाला बी भरने वाला, एक निकासी पाइप सी तीसरा जुड़ा हुआ है, तीनों को एक साथ ओपन कर दे 30 मिनट में भर जाएगा। सब प्लस है, 12 20 30 का एलसीएम कितना 12 5 60 60 यानी 60 हो गया। तो 10 तिहाई 10 तक 60, 6 लीटर पर मिनट ए भरेगा और 20 12 5 60 5 लीटर पर मिनट बी भरेगा। तीनों मिलकर कितना भरेंगे भाई, तो 30 दुनाई 60 2 लीटर पर मिनट ये भरेगा। अच्छा आप बताओ, ए अगर 5-6 भर रहा है, बी 5 भर रहा है, 1 मिनट में बी 6 भरेगा, 1 मिनट में बी 5 भरेगा, यानी दोनों 1 मिनट में 11 भरेंगे। लेकिन सी की वजह से यानी ए प्लस बी माइनस सी की वजह से 2 हो जाएगा। तो बताओ सी 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है, तो 6 5 11 माइनस 2 का मतलब 9 लीटर, यानी 9 लीटर पर मिनट सी खाली कर रहा है। तभी तो जैसे 6 5 11 में से 9 घटाओगे 2 आएगा तभी ना। तो सी जो है यानी जो निकासी पाइप है वो 1 मिनट में 9 लीटर खाली कर रहा है। तो 1 मिनट में 9 लीटर खाली कर रहा, आपका पाइप प्रति मिनट 9 गैलन खाली कर रहा है। तो सबसे पहले हमने यानी सी को अगर पूरा टाइम लेगा, यानी इमेजिनरी हमने माना 60 लीटर, 60 लीटर टैंक को 9 लीटर पर मिनट के खाली के हिसाब से कितना समय लेगा, 3 त्रिका 9 20, यानी 20/3 मिनट, यानी 20/3 मिनट में 60 लीटर टंकी खाली कर देगा, जो हमने इमेजिनरी निकाला था। ठीक है,
तो ये जो हमने, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है। अब एक आपको अब क्वेश्चन ही पढ़ने की जरूरत है। एक निकासी पाइप प्रति मिनट 9 गैलन खाली कर सकता है, यानी एक्चुअली में 1 मिनट में जो निकासी पाइप है भाई साहब, वो 1 मिनट में खाली करता है 9 गैलन। तो हमें पता, हमने जो माना है और वो चीजें, यानी 60 लीटर खाली करने में 20/3 मिनट, यानी 20/3 मिनट में पूरी टंकी खाली कर देगा। तो 20/3 मिनट में कितना क्वांटिटी खाली कर देगा? तो 1 मिनट में 9 गैलन खाली कर रहा है, तो 20/3 मिनट में कितना? तो 9 × 20/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 त्रिका 9 और 20 × 60 गैलन, यानी 60 गैलन जो है खाली कर देगा। और 60 गैलन ही क्या होगा? टैंक की क्षमता होगा, क्योंकि गैलन के हिसाब से 9 गैलन प्रति मिनट, और आपने जो लीटर माना था उसके हिसाब से हमें पता है पूरी टंकी को 20/3 मिनट में खाली करेगा। अब 1 मिनट में खाली किया जाने वाला पार्ट 9 गैलन है, तो 20/3 में तो उसको गैलन में चेंज कर दो, यानी 60 गैलन। बताओ क्लियर? यस, बिल्कुल सही है। चलो अगला देखोगे। यस, एक कक्षा में लड़कियों का औसत 15 किलोग्राम, लड़कों का औसत 30 किलोग्राम, लड़कों और लड़कियों का दोनों का एक साथ 25 किलोग्राम। ये तो लड़कों की संख्या 12 है, तो लड़कियों, याद करो हमने आपको बताया था एलिगेशन में, यहां बॉयज और गर्ल्स, चाहे एवरेज वेट, एवरेज एज, एवरेज मार्क्स, यानी गर्ल्स का पता है, बॉयज का पता, ओवरऑल पता है, तो रेशियो बॉयज और गर्ल्स का आता है। कुछ भी यहां वेट, एवरेज मार्क्स कुछ भी दिया हो, तो कक्षा में लड़कियों का औसत वजन भाई 15 किलोग्राम, ठीक है, 15 लिख दो, ठीक। लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम लिख दो, लड़के ज्यादा वेटेज होते हैं। लड़के लड़के मिलाकर 25, यानी मीन में भी दिया है। वाह, अब कुछ रहा ही नहीं क्वेश्चन में। 25 में से 15 घटाओगे 10, 30 में से 25 घटाओगे 5, यानी 2:1 के रेशियो में क्या होंगे? ये जो आता है ना नंबर का रेशियो आता है भाई, यानी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आता है। बॉयज कितने? 2 अनुपातिक, गर्ल्स 1 अनुपातिक। लड़कों की संख्या 12, यानी 2 की वैल्यू 12 है, तो 1 की वैल्यू कितना? 6, यानी पूछा क्या था? लड़कियों की संख्या, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 6 लड़कियां हैं। ओरल बता सकते हैं सर 6 लड़कियां, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बताइए कोई कंफ्यूजन? नॉट कंफ्यूजन एट ऑल। तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, यानी 20 क्वेश्चंस अपने आप को इवेलुएट करो भाई कि आप कितने 20 क्वेश्चन में सॉल्व कर पाते हैं। क्लियर है? यस, वेरी गुड। तो डेली आपको हम 7 बजे मिलेंगे। कितने बजे भाई? शाम को 7 बजे मिलेंगे। तो भाई शाम को 7 बजे आप हमसे रूबरी होंगे, और जो भी टॉपिक में डाउट है भाई एक बार टॉपिक का नाम डालिएगा, बाय श्योर आंसर डालेंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप टॉपिक को सही से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट समय फिर से मिलते हैं भाई, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।